नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। एनएसएस स्तर की बातचीत में अलगाववादियों को शामिल करने पर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्री ने कहा, नहीं माना पाकिस्तान तो बातचीत होगी रद्द। जवाब देने के लिए पाक के पास आज रात तक का वक्त। बातचीत से पहले राजधानी में सियासत तेज। दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता शब्बीर शाह। बातचीत में असमंजस को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वित्त मंत्री ने दिया स्टील के उत्पादन पर जोर। कहा, वैश्विक मंदी से निपटने के लिए संसाधनों को बढ़ाना जरूरी। 10 वर्षों में 300 मिलियन टन किया जाएगा स्टील का उत्पादन। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से बिगड़े हालात। असम में 19 जिले बाढ़ की चपेट में। 6 लाख लोग पीड़ित पड़े। अरुणाचल प्रदेश और जलपाईगुड़ी में भी पानी से भारी तबाही। महंगे प्याज पर काबू के लिए सरकार ने बढ़ाया प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य। 1 टन प्याज पर $425 की जगह चुकाने होंगे $700। थोक और खुदरा बाजारों में प्याज निकाल रही है लोगों के आंसू। और आइए देखते हैं पहली खबर। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्य के 19 जिले अब बाढ़ की चपेट में हैं। 8 लोगों की अब तक की मौत की खबर है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो तकरीबन 1.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि हजारों एकड़ फसल। आसमान से बरसती आफत ने असम में आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश बदस्तूर जारी है। 1.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ा है। आलम यह है कि सरकार के बनाए राहत शिविर ही अब पीड़ितों की पनाहगार बन चुके हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ये तस्वीरें भी साफ करती हैं कि जल का स्तर अब जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। असम के तकरीबन 20 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें धेमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नलबाड़ी, सोनितपुर, बारपेटा, जोरहट, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, धुबरी, कामरूप, गोलाघाट, दारांग और बसका शामिल हैं। माने हार सम्पत्ति गरु गाहरी छागली कुकुरा सबे माने उठी गल यार पर हो लगे एक माने जी कापड़ पिंधिছিল राति हल तो जी कापड़ पिंधिছে সেই কাপড়ের ऊपर होते আছে। वहीं असम के साथ साथ अरुणाचल में भी अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नामसई और लोहित जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि इलाकों में बारिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एनडीएमए और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना भी मदद में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते तकरीबन 1,500 लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और असम के बाढ़ के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीग्राफ से असिस्टेंट एडिटर निशित मौजूद है इस वक्त। निशित, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं हम लोगों को कि करीब 6 लाख लोग प्रभावित हैं, इसमें करीब 1.5 से 2 लाख तो ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। क्या इस वक्त ताज़ा जानकारियाँ मिल रही हैं और कौन से इलाके हैं जहाँ पर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त बाढ़ का कहर दिखता है? हम लोग काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती रहती है और अपर असम के जो धेमाजी, लखीमपुर, जोरहाट जितने भी इलाके हैं वो सारे बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। ये हर साल रिपीट होता रहा है। इस साल नई चीज़ ये है कि कोकराझार और चिरांग जो बोडो एरियाज़ हैं, बीटीएडी में आते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और ये ज़्यादा ब्रह्मपुत्र की वजह से नहीं है, पर भूटान में जो ज़्यादा बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से यहाँ की जो लोकल रिवर्स हैं, जो जैसे आई है चिरांग में और गौरंगा है और इन्हीं रिवर्स में
सबसे ज़्यादा पानी आया है। अभी आखिरी आज की अगर जानकारी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, जी। वो 1.25 लाख लोग के करीब सिर्फ कोकराझार और चिरांग में लोग 650 से ज़्यादा कैंप्स तो लगे हुए हैं सिर्फ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके 1,10,000 के करीब लोग अभी भी कैंप में रह रहे हैं और अभी तो रिहैबिलिटेशन शुरुआत नहीं है, मतलब अभी तो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं और लोगों को कैंप्स में रखा गया है। क्या कुछ तो ऐसे ये इलाके भी 2 निश्चित डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जी। उसमें हालत सबसे ज़्यादा खराब है। क्या कुछ ऐसे इलाके भी हैं जी। जहां पर अब तक मैं कहूँ कि लोगों को वहां से निकालने का या फिर अपलिफ्ट करने का अब तक जो एक होनी थी कार्रवाई तुरंत होना था वो नहीं हो सका? कुछ ऐसे इलाके भी सामने आ रहे हैं? नहीं, अच्छी बात यह है कि अभी कम से कम भूटान में बारिश अभी बंद हुई है तो पानी अब रिसीड होना शुरू हो गया है। तो जैसे चिरांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं वो अपने गांव वापस चले गए हैं, लेकिन कोकराझार में अभी भी 1 लाख लोग से ऊपर अभी भी कैंप्स में गवर्नमेंट के कैंप्स में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनका अभी उनको रखने के लिए और इसके बाद अगले कुछ महीनों में रिहैबिलिटेशन के लिए, क्योंकि हर साल ये देखने में आता है धुल गए हैं, रोड धुल गए हैं। जी, हर साल मैं कहूँ कि ब्रह्मपुत्र जैसे आपने खुद कहा और हर साल हमने देखा भी आंकड़ों के लिहाज से कि हर साल कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं आसाम के अंदर। जी। लेकिन क्या हम कहें कि कोई इसका स्थायी समाधान हम लोग अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि नदियों के किनारे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है जिसके चलते शायद बाढ़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है? जी, जैसे इसके लिए एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो एक आम नदी की तरह नहीं है कि एक ही कोर्स में वो बहती है। एक समुंदर है, मतलब अगर आप कभी ऊपर से आप देखें उसको तो समुंदर ही लगता है। तो उसमें ये नई चीज़ हो सकती कि उसके 2 किनारे हैं और 2 किनारों के आसपास गांव बसे हैं। तो इतना बड़ा उसका ये है एरिया है और इतना उसका ये है प्लेन्स हैं उसके बड़े कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी दिक्कत है। इसके लिए मतलब मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इसके लिए इंक्रीमेंटल सॉल्यूशंस कभी भी काम में नहीं आएंगे। तो आप अगर देखेंगे कि हर साल गवर्नमेंट पैसे देती है इरोजन को रोकने के लिए, एम्बैंकमेंट्स को बनाने के लिए, हर साल वही होता है कि फिर आते हैं और फिर धुल जाते हैं। तो इसका एक अगर स्थायी समाधान अगर सोचना है तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट को बनानी होगी। कुछ सोच विचार चल भी रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है फाइनेंशियल नीड्स इतनी ज़्यादा है कि आपको मतलब इसके लिए बड़ी लॉन्ग टर्म सोच आपको चाहिए होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी और एक इंजीनियरिंग मास्टर प्लान चाहिए होगा कि जिसकी वजह से आप अगर उसका स्थायी समाधान लाना चाहते हैं तो। निश्चित एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ जब से कहूँ ख़ास तौर पर स्थापना हुई उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ख़ासतौर पर कोऑर्डिनेशन ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी जनसंख्या होती है ऐसे इलाकों में जिनको रिहेबिलिटेट करना, उनको मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं पानी या खाने का सामान, दवाइयाँ, वो पहुंचाना अभी भी एक बड़ा एक मैं कहूँ कि ऑपरेशन है जिसको लेकर शायद सवाल खड़े होते हैं हर साल? जी, नहीं आपने सही कहा। ये एनडीआरएफ आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स आ गया है। तो बाकी सारे जितने फोर्सेस हैं वो भी तो खैर आर्मी तो हमेशा होती ही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं, लेकिन हमारे पास अब एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी इवॉल्व हुआ है पिछले 5 से 10 साल में भारत में। तो अगर आप देखें तो ये हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी है ये कि हज़ारों लाखों लोग इसमें हज़ारों किलोमीटर्स के स्प्रेड में इफेक्ट होते हैं। ये नामुमकिन है कि
कोई भी एक छोटा फोर्स इसको कंट्रोल कर सके, ये कर पाए, मतलब रोक पाए, या कंप्लीटली कंट्रोल कर पाए, या पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन एक ही फोर्स करे। तो इसमें लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग्स भी होती रहती है और होनी चाहिए, और कि जब इमरजेंसी आती है तो कम से कम इनिशियल जो कुछ एक दिन होता है या 24 घंटे होते हैं, उसमें लोकल फोर्सेस जो होते हैं, उसमें लोकल कैपेसिटीज अगर बिल्ड करी गई हो तो रेस्क्यू में काफ़ी अब हेल्प हो सकता है। और खास करके आसाम जैसी जगह पर कि जहाँ बाढ़ की त्रासदी हर साल आती है, और तो इसमें ब्रह्मपुत्र को देखते हुए और उसका सोचते हुए कि हमको कभी मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का सोल्यूशन एक साल में आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली से टीमें पहुंचती हैं और उससे पहले ज़रूरत होती है लोकल लेवल पर, जैसे ही बाढ़ का खतरा बढ़ता है वहाँ पर इसके ऑपरेशन शुरू हों, लेकिन उसके लिए स्थानीय जो मैं कहूँ कि तमाम एजेंसियाँ हैं उनको उस तरीके से कैपेबल होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। दलित आदिवासी जो मामले हैं, उत्पीड़ित समाज के लोगों पर जो अत्याचार के मामले हैं, क्यों नहीं उनका कवरेज ठीक से हो पाता? तो मीडिया अपने को कास्ट न्यूट्रल दिखाने के लिए ऐसी खबरों से बचना चाहता है। ये बेसिकली इनजस्टिस के प्रति न्यूट्रलिटी हो जाती है। मीडिया में मुझे लगता है कि जो सेंसिटिविटी दलित इश्यूज पे होनी चाहिए वो शायद कम है। मैं अपने कोबरा पोस्ट की स्टोरी से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो कवरेज मिला वो भी आमतौर पे दलित इशू को नहीं मिलता है। आतंकवाद की कहानियां तो चैनल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा आतंकवाद है जिस पे वो नहीं चलाना चाहते हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। भारत पाकिस्तान NSA वार्ता से पहले नोकझोंक तेज, हुर्रियत से मिलने को लेकर वार्ता के मुद्दों पर मतभेद बरकरार। देखिए पहली खबर, भारत पाकिस्तान वार्ता, रात 8 बजे। भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत खत्म होने की उम्मीद अब जो है वो तकरीबन खत्म होती दिखती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत में हुर्रियत का कोई रोल नहीं हो सकता और न ही आतंकवाद से अलग कोई बातचीत होगी। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा है कि सरताज अजीज भारत आएंगे बशर्ते उन्हें रोका न जाए। 24 अगस्त को होने वाली NSA स्तर की बातचीत के आसार अब लगभग खत्म हो गए हैं। बातचीत से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की ओर से बयानबाजी से माहौल तल्ख हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 टूक शब्दों में कहा कि उफा और शिमला समझौते के तहत ही पाकिस्तान से बात होगी। उन्होंने साफ किया कि अगर सरताज अजीज हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान से बात नहीं होगी। मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज़्यादा मत बढ़ाइए और ज़रूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतज़ार करूंगी ना। उन्होंने जो मेरी बातचीत का इंतज़ार किया, मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें अजीज ने कहा कि उफा समझौते में आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर बातचीत की सहमति बनी थी और इसमें कश्मीर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत जैसे अलगाववादी कश्मीर मुद्दे के ही हिस्से हैं। It is strange that they would expect that discussion or meeting with Huria to become part of the agenda. This is not a substantial item. When I go to India, I meet many leaders, political leaders. When they come, they meet different opposition and other leaders. And in this case, since 2000, last 15, 20 years, every time leaders went to India, they met the Hurriyat leaders. So the question is, this is not something these are normal activities that have been taken in the past, and one doesn't put such items on the agenda. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के पास बातचीत के बारे में फैसला लेने के लिए रात भर का वक्त बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि उफा के बाद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने देश में भारी विरोध झेलना पड़ा और उस दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान अब NSA वार्ता से पीछे हट रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादियों को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में भी ले लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में सचिव स्तर की वार्ता भी पाकिस्तान की इसी जिद के चलते रद्द हो गई थी। भारत को यह लग रहा है कि सवाल हुर्रियत से मिलने का नहीं बल्कि बातचीत के पहले हुर्रियत से मिलने का है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान हुर्रियत को तीसरे पक्ष के रूप में दोनों देशों के बीच में शामिल करना चाहता है, जिसे भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विपक्षी दल भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत टाले जाने के पक्ष में नहीं है। वाम दलों ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत जरूरी है और हुर्रियत नेताओं की मुलाकातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने पाकिस्तान को लेकर सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। वाम दलों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए बातचीत को जारी रखना चाहिए। लेफ्ट का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने की घटना में कुछ नया नहीं है। And we have told the government that do not use these pretexts of such talks. Such talks with the separatist outfits in Kashmir have been held by the Pakistan embassy officials for many years now. Last year, when the Hurriyat leaders were invited by the High Commissioner of Pakistan for iftar, it was India which called off secretary-level talks. Now, how come Hurriyat all the time becomes a very crucial and deciding element in Indo-Pak relationship? उधर कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों में सरकार को सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि पहले भी सरकारों ने इन जटिल मुद्दों का हल निकाला है और बातचीत के लिए देश के हितों से समझौता नहीं हो सकता। जो मसले पेचीदा हैं दोनों देशों के बीच में, उनका समाधान ढूंढने के लिए बातचीत करें, पर उसके लिए वातावरण उचित हो और भारत पूरी तरह से आश्वस्त हो कि पाकिस्तान जो भी रजामंदी करेगा भारत के साथ उस पर खरा उतरेगा। ये अलगाववादी शक्तियों से या उनके नेताओं से बात करने की अभी कोई ज़रूरत थी। अभी जब दो पक्षीय बात हो रही है तो उस बात को होने देना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये दबाव बनाती हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे न हो। हालांकि सरकार अपने इस रुख पर कायम है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के अलावा दूसरे मुद्दों को इस बातचीत में शामिल कराने की मांग सही नहीं है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और अपडेट के साथ। अखिलेश जी, दोनों ही पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अपने पक्ष, अपने व्यूज सामने रखती हैं, लेकिन सवाल वहीं बना हुआ है कि असल में क्या NSA स्तर की बातचीत अभी भी मुमकिन दिख रही है और क्या हम उससे किसी तरह के नतीजे की उम्मीद करेंगे? देखिए कविंद्र, NSA स्तर की बातचीत की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि आज भारत ने, सुषमा स्वराज ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद का मामला NSA की बातचीत का मुद्दा था और आतंकवाद के अलावा हम किसी और बातचीत को नहीं शामिल होने देंगे। दूसरी बात, हुर्रियत से मिलने की बात भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दी है। पाकिस्तान का अभी तक का जो रुख है वह है कि आतंकवाद के अलावा ऑल इशूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जो कि उफा में बात में नहीं थी, तो पाकिस्तान अपनी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर की बात जोड़ रहा है। हालांकि सुषमा स्वराज ने यह साफ किया है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बातचीत की शुरुआत इस बार आतंकवाद से होनी थी। आतंकवाद और हिंसा को खत्म करते हुए उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात अगले दौर में होनी थी, लेकिन पाकिस्तान इसी दौर की बातचीत में सबको शामिल करना चाहता है, जिसे भारत के लिए स्वीकार नहीं है। भारत चाहता है कि पहले आतंकवाद और हिंसा के माहौल को खत्म करने पर बातचीत हो। तो अभी थोड़ी देर पहले परवेज राशिद सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक बयान दिया है कि सरताज अजीज भारत जाएंगे अगर भारत ने उन्हें रोका नहीं। इस पर विदेश मंत्रालय से मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि सरताज अजीज अगर NSA के रूप में आएंगे तो उन्हें बातचीत के लिए आना होगा और बातचीत की जो शर्तें, बातचीत के बारे में जो विदेश मंत्री ने अभी कहा है
उस पर पाकिस्तान को कमिट करना होगा। मतलब यह कि सरताज अजीज को भारत आने के पहले यह बात साफ साफ बताना होगा कि हम कश्मीर को शामिल नहीं कर रहे हैं और हम हुर्रियत से नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही कड़ा रुख भारत ने अपनाया है इस बार, और इस कड़े रुख की वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान साफ साफ यह करने की स्थिति में है। आप देख रहे हैं कि उफा में नवाज शरीफ ने यह जो बयान दिया दोनों देशों के विदेश सचिव ने, उसके बाद इतनी सरगर्मियां तेज हो गई पाकिस्तान में, सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई। तो अब पाकिस्तान के रक्षा सलाहकार अगर आए और यह बोल दें कि मैं कश्मीर पे बात नहीं करूंगा और हुर्रियत से नहीं मिलूंगा, यह असंभव बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बातचीत की अब कोई संभावना बच गई है। कविंद्र, अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि असल में आतंकवाद के मसले पर भारत के पास इस वक्त जो पुख्ता सबूत हैं, और ख़ास तौर पर हाल में जिंदा पकड़ा गया आतंकी नवेद, और आपने कहा था कि तमाम सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एनएसए के सामने सबूत के तौर पर नवेद को पेश किया जा सकता है। इसका जिक्र आज एक सवाल के जवाब में सुषमा स्वराज ने भी किया। ऐसा लगता है कि क्या इन्हीं सारे सबूतों से बचने के लिए रास्ता तलाशने की कोशिश में पाकिस्तान? निश्चित तौर पे आप देख रहे हो कि सरताज अजीज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने एक स्पाइरल पैड का एक नोटबुक दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये डोजियर है भारत की एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान में। जिसके जवाब में इन्होंने कहा सुषमा स्वराज ने कि डोजियर इस तरह से लहराया नहीं जाता, डोजियर बंद लिफाफे में प्रमाण के साथ दिया जाता है। और जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत के सामने तो एक जीता जागता सबूत है। नवेद को हम पेश कर देंगे सरताज अजीज के सामने कि यह लीजिए, इनसे पूछिए ये कहां से आए हैं और क्या कौन सी जियारत करने या कौन सा पुण्य काम करने आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास इतने पुख्ता सबूत के बाद पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं था कि ऐसे मामले में उलझाएं बातचीत को, ऐसी जगह ले जाएं जहां भारत के लिए यह मुश्किल हो जाए स्वीकार करना। तो यही स्थिति है, पाकिस्तान टालने की कोशिश में है और भारत चाह रहा है कि उसको केंद्र पर, मुद्दों के केंद्र पर जो आतंकवाद और हिंसा का माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस पर पाकिस्तान पहले सुलझाने की कोशिश करे और उसके साथ कॉमर्स से लेकर जम्मू कश्मीर सारे मामले सॉल्व होंगे। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान में दाऊद के होने के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ही दाऊद का ठिकाना है और अब ये बात एनएसए स्तर की बातचीत में उठाए जाने के भी संकेत हैं। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम की ये नई तस्वीर, उसकी पत्नी की फ़ोन डिटेल और उन फ्लाइटों की फहरिस्त जिसके जरिए दाऊद का परिवार कराची से दुबई कई बार आता जाता रहा। ये तमाम सबूत पाकिस्तान की उन दलीलों पर सवाल उठाते हैं जिसमें पड़ोसी मुल्क दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार करता आया है। हालांकि अब अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद भारत के रुख में फिर तलखी नजर आई। मैं पहले कह चुका हूँ, स्थायी निवास तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन समय समय पर वो अपना स्थान बदलता भी रहता है। विपक्ष भी अब पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा रहा है। Pakistan is not going to hand over Dawood Ibrahim to you. So do you have the ability and the capacity to be able to go and get Dawood Ibrahim yourself? That's the $1 million question. जानकारों की माने तो पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के कई सबूत दिए गए हैं जो कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भारत ने प्रोड्यूस किया है, ये मेरे ख्याल काफ़ी है पाकिस्तान को इंडाइट करने के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको मानेगा या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? अब ऐसे में रविवार को होने वाली एनएसए स्तर की मुलाकात में क्या निकल के आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था की मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टील का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। दिल्ली में आज सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की एक सेमिनार के मौके पर उन्होंने कहा कि लौह अयस्क का खनन बढ़ाने की जरूरत है। सेमिनार में अगले 10 वर्षों में स्टील उत्पादन 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली में शनिवार को सेकेंडरी स्टील उत्पादकों के सेमिनार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ स्टील की मांग बढ़ रही है। ऐसे में स्टील सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने वैश्विक असर से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। Extremely necessary both for your sectors, for your industry, and also in the larger interest of the Indian economy, that steel is one sector which needs to be strengthened, preserved for a further growth. स्टील सेक्टर में सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की करीब आधी हिस्सेदारी है। खान और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सहूलियत के लिए कदम उठा रही है। जो हमारे
सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर हैं, इनको सुरक्षा भी दी जाए, इनके साथ भी खड़ा हुआ जाए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। भारत दुनिया में चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, लेकिन स्टील सेक्टर की देश की जीडीपी में महज 2% की हिस्सेदारी है। देश में अभी करीब 110 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। इसे 2025 तक 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्याज की कीमतों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य में अब बढ़ोतरी कर दी है। प्याज का निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 कर दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र की नासिक मंडी में इसका औसत भाव ₹57 प्रति किलो तक पहुंच चुका है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज अब ज्यादा कड़वी लगने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे बाजारों में प्याज का खुदरा भाव ₹80 किलो तक पहुंच गया है। वहीं प्याज के बढ़ते दाम पर सियासत भी तेज हो गई है। Now 1.5 years of Modi government and 6 months of Kejriwal government, price rise is going up and up unabated and the common man is in distress. अफगानिस्तान से आयात के बावजूद बाजार में प्याज की कीमतों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। कीमतों पर अंकुश लगाने के तमाम सरकारी उपाय भी नाकाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस साल जो मानसून का मिजाज रहा है, कुछ अलग ही प्रकार का मिजाज रहा है, उसी की वजह से ये प्याज के दामों में बढ़ी हुई किल्लत है। घरेलू उत्पादन में कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। देश में 2014-15 में प्याज का कुल उत्पादन 189 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2013-14 में इसकी पैदावार 194 लाख टन थी। मार्च और अप्रैल के दौरान हुई बेमौसम बारिश से देश में प्याज का उत्पादन कम होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अब तक इसके 277 मामले सामने आ चुके हैं। 5 साल के बाद एक बार फिर जुलाई महीने से ही डेंगू का डर लोगों को सताने लगा। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए। डेंगू वार्ड का ये नज़ारा कहानी बयां कर रहा है वक्त पर सावधानी ना बरतने की। 14 अगस्त तक डेंगू के 277 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। साथ ही इन अस्पतालों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश जारी किया। डॉक्टरों ने भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। ये देखा गया है कि डेंगू का मच्छर ताज़े पानी में पनपता है और इस पानी यदि 7 दिन के ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया तो ये हमारे लिए घातक हो जाता है। सामान्य तौर पर ये सड़कों पर जमा पानी, कूलर, टायर या फिर गमलों में जमा पानी के अलावा एसी से टपकने के बाद जमा हुए पानी में फैलता है। नगर निगम भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। 6 के 6 जोन्स के अंदर हमने नॉर्थ एमसीडी में नोडल ऑफिसर बनाए हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। घर घर जाकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो दवाइयाँ छिड़क के आ रहे हैं, कूलर्स चेक करके आ रहे हैं, लोगों को अवेयर करके आ रहे हैं कि डेंगू के केस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए कृपया करके इन सब चीज़ों से अवेयर करें। डेंगू का कहर एक बार फिर फैल रहा है। सरकार और सिस्टम दावे कर रहे हैं कि वो इस कहर से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या इन दावों की पोल खोल रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।